जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का इतिहास पाठ 3 नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। यह एक शहरी सभ्यता है दोस्तों। यह आज से 5000 वर्ष पहले की सभ्यता है। इस सभ्यता में लोग पक्की घरों का उपयोग करते थे। इस सभ्यता से हमें कुएं की जानकारी प्राप्त हुई है। बहुत विकसित सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता थी, परंतु मौसम में कुछ परिवर्तन होने के कारण यह पूरा का पूरा सभ्यता जमीन के अंदर धंस गया। सारे मकान ज्यों के त्यों जमीन के अंदर धंस गए। आगे जानेंगे कैसे हुई खुदाई वगैरह। आज कुछ लोग गांवों में रहते हैं तो कुछ नगरों में, शहरों में, दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ समानताएं होती है तो कुछ अंतर भी। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन सब प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना के तहत होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता। विश्व का प्राचीन जन सभ्यता है वह नदियों के किनारे विकसित हुआ था, क्योंकि नदियों के किनारे से पानी आसानी से मिल जाता था। खेती करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। अगर पानी अच्छा उपलब्ध रहेगा तो पानी समय पे फसल को दिया जाएगा तो अन्न उत्पादन में मदद होगी। अधिक अन्न उत्पादन होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था और सस्ता भी था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कैसे हुई खोज? अभी हमने पहले बताया कि पूरी की पूरी सभ्यता जमीन के अंदर धंस गया था, तो इसका खोज कैसे हुआ इसके बारे में नीचे दिया गया है। आइए जानते हैं कैसे हुआ खोज। सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसके पहले की बात है 1921 में, मतलब उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेष के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता है और नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। देखिए ये पेपरों में पूछता रहता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो आप तुरंत याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। याद रखिएगा। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा पूरा का पूरा शहर निकल आया। अभी हमने पहले बताया कि पूरा सभ्यता
मौसम में परिवर्तन हुआ होगा या कुछ मौसमी कारण हुआ होगा जिसके कारण पूरा का पूरा सभ्यता जमीन के अंदर धंस गया था। तो जब पुरातात्विद किसे कहते हैं? जो जमीन के अंदर का खुदाई करते हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं निकालते हैं, उसे पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद को 3 नामों से जाना जाता है: पुरातात्विद, पुरातात्विता, पुरातत्व। दोस्तों, जैसा कि एक व्यक्ति है उसका 3 नाम है, राहुल हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, ऐसे ही होते एक ही है लेकिन 3 नाम है: पुरातात्विद, पुरातात्विता, पुरातत्व। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको तो बताए थे सर पुरातात्विद, ये तो पुरातात्विता है, या फिर ये पुरातत्व लिखा है, ये अलग हो गया। नहीं, ये एक ही का 3 नाम होता है। नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय 1 नहीं, 2 नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं, क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान जब बट गया तो आज कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में हैं। भारत में कौन कौन सा क्षेत्र है? रोपड़, जिसे पंजाब कहते हैं आज, कालीबंगा राजस्थान, पहले काली बंगाल कहते थे, अब इसे राजस्थान कहते हैं। लोथल, जो गुजरात अब कहते हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र, जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, मुंबई। इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पूरा स्थल है, इसे भी जानिए। मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में है। हिंदन नदी के तट पर आलमगीरपुर पूरा स्थल स्थित है। इस पूरा स्थल से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मेरठ में हिंदन नदी के तट पर आलमगीरपुर में से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी, जैसा कि आज बन रहा है। आज से 4000-5000 वर्ष पहले की सभ्यता में भी सड़क के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। देखिए दोस्तों, कितना विकसित सभ्यता था, इससे भी हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आजकल की सड़कें जो है एक निश्चित योजना के आधार पर बन रही है, परंतु आज से 4000-5000 वर्ष पहले की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता में भी सड़कें एक निश्चित योजना के आधार पर बना था। निश्चित योजना के आधार पर बना था। सड़कें चौड़ी थी। वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ा रहलिन और सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जात रही। आज भी ऐसा ही बनता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जात रही, उत्तर से दक्षिण की ओर। आज भी सड़कें बनती हैं तो ऐसे ही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, हर दिशाओं में सड़कें फैली हुई हैं। और सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी हुई थी। इस सभ्यता में सोचिए, आज से 4-5 हजार साल पहले की इस सभ्यता में सड़क के किनारे पक्की नालियां बन रही, और नाली में ताकि बारिश में पानी सड़क पे न डूब जाए। आज ये सब हम लोग इतना विकसित सभ्यता हुआ है, देश तब ऐसा बन रहा है, परंतु उस समय भी लोगों को इस चीज़ का ज्ञान था कि बारिश में अधिक बारिश होगी तो सड़कें पानी हो जाएगी, पानी डूब जाएगी। इसलिए सड़क के किनारे से पक्की नालियां बनी हुई थी, और हर एक घर की नाली, हर एक घर का जो बाथरूम वगैरह का पानी बहता था,
इन्हीं पक्की नालियों में आकर बहता जा आता था, पाइप लगा हुआ था जिससे कि नालियों के माध्यम से बह जाए, इधर उधर पानी नहीं बहाते थे, गंदगी नहीं करते थे। इससे भी हम लोग को ये मालूम होता है कि यह सभ्यता के लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। आगे देखते हैं भवन निर्माण। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था, जो आज भी होता है। बहुत सारे घरों में के बीच में आंगन होता है। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई, शौचालय तथा स्नान घर उचित प्रबंध था। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर का उचित प्रबंध किया गया था। 2 मंजिला मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इन लोगों को सीढ़ी भी बनानी आती थी। और ये सब जो घर हैं 2 मंजिला 3 मंजिला, ये सब पक्की ईंटों के बना हुआ था। ये नहीं कि मट्टी का, पक्की ईंटों का बना था। आज से 200-300 साल पहले के दौर में देखेंगे तो पक्की ईंटों की जानकारी नहीं थी भारत में, और मट्टी का घरें बनती थीं। अभी भी देखेंगे होंगे पुरानी बखरी जिसे कहते हैं, ये सब मट्टी की घर बनी हुई हैं। परंतु आज से 4000 साल पहले इस सभ्यता के में पक्की ईंटों का जानकारी थी। ईंटा बनाना इन लोगों को आता था। ईंटे की चिमनियाँ वगैरह के माध्यम से ईंटा बनाते थे पक्की, और जिससे कि पक्की घरें बनाते थे। 2 मंजिला 3 मंजिला पक्की घर इस सभ्यता में से प्राप्त हुआ है। और 2 मंजिला 3 मंजिला जो भी घरें प्राप्त हुआ है उस पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। आगे और देखते हैं समय रेखा। 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1520 ईसा पूर्व। इसी समय रेखा में सभी सभ्यताएं मिली हुई हैं। आगे हम लोग देखेंगे। चित्र में इस इमारत को देखिए, ये जो घर बना हुआ है इसको देखिए। इमारत की दीवारें देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय ईंटा पकाने की चिमनी भट्टियां रही होंगी। अभी हमने पहले यही बताया। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानगार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। देखिए यही स्नानागार है और इसके चारों तरफ एक कमरे बने हुए हैं। आप ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब कमरे हैं। ये सब कमरे हैं कि कोई भी व्यक्ति स्नान करके आकर इस कमरे में जाकर अपना कपड़ा आराम से बदल सकता है। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए पेपरों में ये अधिक पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसको याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। सोचिए और बताइए, ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे। शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भर कर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। आज क्यों पड़ती है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में आलू है, घर में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, अगर उसे मिल में रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा। ऐसा ही उस समय कोई बहुत सारे अनाजों रहे होंगे जो कि घर में अगर लोग रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, अगर मिल में एक बड़े गोदाम में रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों को गोदामों की आवश्यकता पड़ी रही होगी। अब आगे देखते हैं रहन सहन के बारे में। रहन सहन,
चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। इ लोगन का मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और गेहूं, जौ ई सब रहल। आज भी लोग, हर एक लोग का चावल गेहूं मुख्य भोज्य पदार्थ है ही। अब तो जौ खत्म हो चला है, परंतु चावल गेहूं तो हर एक लोग अपने भोजन में सम्मिलित किया है। हर एक लोगों के भोजन में चावल गेहूं सम्मिलित है। चावल और गेहूं का रोटी वगैरह। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं और कपास, मटर, तिल्ली और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। आज भी सबका है हार, कंगन, पायल, अंगूठी औरतों की मुख्य आभूषण है। आज तो अंगूठी तो आदमी भी को पहनते हैं, परंतु हार, पायल, कंगन ये सब महिलाओं का मुख्य आभूषण है। हर एक महिला पहनती हैं, हर एक महिला पहनलिन हार, कंगन, पायल। आगे, मकान बनाने का कारखाना चनहुदरों से प्राप्त हुआ है। आगे, इनके देवी देवताओं के बारे में दिया है। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों के की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पत्ते पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासियों इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते रहे होंगे। ये सब कल्पना किया गया है। वो समय का लोग कोई तो है नहीं कि इसे एकदम डिटेल में बता दे, परंतु इतिहासकारों ने जब जमीन के अंदर खुदाई की तो उनको जो मिला उसके आधार पर सोचे विचारे तो ये सब बताए हुए हैं। जैसे पायल, कंगन, हार ये सब मिले हैं, तो ये सब इतिहासकारों ने खुदाई किया तो ये सब उन लोगों को मिला। तो इससे अंदाजा लगाएंगे ना कि ये पहनते होंगे। ये तो है नहीं कि पायल, कंगन ये सब का अवशेष मिले तो ये बता दें कि ये सब खाते होंगे। खाने वाला चीज़ तो है नहीं। पायल, कंगन अगर है या बाली है, अंगूठी है, तो उसे पहनने का आभूषण है और पहनते रहे होंगे उस सभ्यता के लोग। उसका अवशेष मिला है। सब अंदाजा लगाया गया है। यही है वो देवता। यही। इसके अलावा कुछ मुहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली हैं। शायद वे इन सबकी पूजा करते थे। शायद वे मतलब कि इतिहासकारों को ऐसा लगता है, आज भी होता है, पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, जिसमें लोगों का मानना होता है कि वासुदेव रहते हैं, या फिर और बहुत लोगों का अपना अपना धार्मिक विश्वास है। हर एक लोग अपने हिसाब से देवी देवताओं को मानते हैं और पूजते हैं। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पक्की तरह से नहीं कर सकते हैं। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकीला, परंतु पक्की तरह से नहीं कर सकते हैं। अभी हमने पीछे ही बताया कि उस सभ्यता के कोई लोग तो है नहीं यहाँ पर कि उससे पूछ के एकदम पक्की जानकारी ले लें या पक्की तरह से कह देंगे कि नहीं ये पीपल का पत्ता है और यहाँ इससे पीपल के पौधों का पूजा होता था। उस समय के कोई लोग तो है नहीं, तो इससे हम पक्की तरह नहीं कह सकते हैं, परंतु अंदाजा लगा सकते हैं। आगे, इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं हैं थी। मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। देखिए, आज भी सभी लोग पूजते हैं, तो इससे हम उन लोगों को भी मान सकते हैं। मातृशक्ति की पूजा आज के समय में है ना, जैसे दुर्गा माता, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, ऐसे ही मातृ पूजा, मातृशक्ति की पूजा पूजा मतलब यही है। शिव की पूजा मतलब आज भी महादेव हैं, शंकर भगवान जिसे कहते हैं, शिव की पूजा होती है।
इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग भी भगवान शंकर का पूजा करते होंगे। मातृ शक्ति की उपासना, यानी जैसे दुर्गा, हर एक माताओं की पूजा करते होंगी, दुर्गा माता, पार्वती माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता। वृक्ष पूजा आगे दिया है, वृक्ष पूजा। आज भी वृक्षों का पूजा होता है, जैसे कि पीपल का, हमने बताया ना, पीपल के पौधे का पूजा होता है। इसमें कुछ लोगों का धार्मिक विश्वास होता है कि वासुदेव जी महाराज रहते हैं या वासुदेव भगवान रहते हैं। तो वृक्ष पूजा। और आगे दिया है पशु पूजा। पशु पूजा आज भी देखिए, कुछ लोग, बहुत गाय को पवित्र पशु यानी गौ माता माना जाता है, और गौ माता को बहुत लोग पूजते हैं, गौ माता हैं, इसे पशु पूजा कहते हैं। आगे ऊपर बताई गई किन किन चीजों को आज लोग मानते हैं, अभी हमने सब बता ही दिया। मातृ पूजा भी बता दिया, शिव का पूजा भी बता दिया, वृक्ष पूजा भी बता दिया, पशु पूजा भी बता दिया। आगे देखते हैं। काम धंधे, उन लोगों के काम धंधे के बारे में डिस्कस करते हैं। सोचिए, पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा। जब लोग पत्थर के औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीजें बनाना क्यों शुरू किया होगा। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियां प्राप्त हुई है। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियां प्राप्त हुआ है। सोचिए दोस्तों, कुल्हाड़ी का, तांबे और कांसे से कुल्हाड़ी बनाते थे लोग। दर्पण यानी शीशा जिसमें आज चेहरा देखते हैं, दर्पण इतना साफ रहा होगा, उसमें चेहरा लगता होगा, तब न दर्पण तांबे और कांसे से बना लेते थे। कंघियां, अब दर्पण है, शीशा ही होगा, तब न आरी, कंघियां है, आरी भी बनाते थे, कंघियां जिससे बालों को आज फेरते हैं लोग या झाड़ते हैं, प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करके तथा गलाकर चीजें बनाने के तरीके को से परिचित थे। इस सब चीजों को देखकर ये मालूम चलता है कि वो लोग जमीन के अंदर से धातु निकाल कर उसे साफ करके गलाकर चीजें बनाने के तरीके जानत रहे। ये लोग जानते थे, बहुत विकसित थे इन लोग, बहुत दिमागदार थे इन लोग। आगे देखते हैं। कांसा, तांबा और तीन को मिलाकर बनाई गई धातु। आगे देखते हैं ये सब कांसा और तांबा, तीन को मिलाकर कैसे धातु बनाते थे वो लोग, इसके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थीं। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थीं, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी है, एक पहिया व दूसरा बैलगाड़ी। ये जो बैलगाड़ी देख रहे हैं इसमें दो बड़ी खोज छिपी हुई है, एक तो पहिया, दूसरा बैलगाड़ी। वे लोग बैलगाड़ियों को क्यों बनाए होंगे? सामान ढोने के लिए। गाड़ियों के माध्यम से सामान आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता रहा होगा, बनाए होंगे। आगे देखते हैं। सोचकर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक जरूरी चीज क्यों रही होगी। बैलगाड़ियों के माध्यम से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उन लोग उपयोग करते रहे होंगे, अभी हमने पहले बताया ही। आप अपने आसपास किस किस काम में पहिए या चक्के का प्रयोग करते हैं, लिखिए। आइए बताते हैं। आज हर एक कामों के लिए
पहिए का प्रयोग हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा तो साइकिल, बाइक या कार से लोग जाएंगे तो पहिए का प्रयोग होगा ही। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जाना हुआ तो अगर या फिर सामान कोई एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होगा तो पहिए यानी कार या मैजिक वगैरह का उपयोग करेंगे, तो उसमें भी पहिया है। तो हर एक काम में, मानव के हर एक काम में पहिए का उपयोग हो रहा है। और चाक का प्रयोग, चाक क्या है कि जो कुम्हार वो लोग पुरवा वगैरह बनावलन उ चाक के माध्यम से बनला। जौन चाक घुमावल देखे होंगे आप लोग, तो देखे होंगे जौन चाक घुमावलन वो लोग, तो उसी के माध्यम से चाक का प्रयोग उसीलिए करते थे लोग। आगे देखते हैं। उस समय चाक का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। अभी हमने यही बताया, कुम्हार लोग जो बनाते थे उस समय हर एक लोग बनाते रहे होंगे मिट्टी के बर्तन, या फिर कुम्हार लोग ही बनाते रहे होंगे। इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाया जाने लगा थे। इन चित्रों को देखिए, ये सब जो चित्र है देखिए, ये सब बर्तन मिट्टी के बने हुए हैं, ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। इन चित्रों को देखें और दिख रहे हैं चित्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरे को बेचते थे। आगे वस्तु विनिमय। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, क्योंकि उस समय पैसे की आविष्कार नहीं हुआ था या फिर रुपया पैसा नहीं चलता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय क्या होता है इसके बारे? वस्तु विनिमय प्रणाली वह होता है, कोई भी वस्तु, जैसे हमारे पास गेहूं बहुत हुआ है परंतु चावल नहीं है, तो हमको चावल की आवश्यकता, हमको खाने के लिए तो चावल गेहूं दोनों की आवश्यकता होगी। तो अगर हमारे पास गेहूं अधिक हुआ है, चावल नहीं है, तो हम किसी व्यक्ति के पास अगर अधिक चावल हुआ है, उसके पास अगर गेहूं की आवश्यकता है, उसको चाहिए, तो हम 1 किलो गेहूं देकर 1 किलो चावल ले सकते हैं। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब कि एक वस्तुओं को देकर दूसरी वस्तु लेने की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। या फिर कोई भी वस्तु अगर किसी से लिए, उसके बदले में दूसरा वस्तु अगर दे दिए तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। आगे यही दिया भी है, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेन देन। आगे देखते हैं व्यापार। उन लोगों का व्यापार कैसा था? व्यापार, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में हड़प्पा वासियों की मुहरें थीं। ये विभिन्न आकार की है। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। व्यापार जब एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए क्या है दिया है? बटखरे का प्रयोग बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे वे लोग। ऐसी मुहरें दूसरे देश में भी पाई गई है। ऐसी मुहरें दूसरे देश में भी पाई गई है, खासकर मेसोपोटामिया में, जो इस समय इराक देश में स्थित है। मेसोपोटामिया जो है इराक देश में था। जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की मुहरें हैं दूसरे देश इराक के मेसोपोटामिया में भी मिली हैं। इससे यह कह सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग इराक से व्यापार करते रहे होंगे। या लगता है कि
उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। हड़प्पा की मुहर जो है मेसोपोटामिया से भी मिली है और मेसोपोटामिया की मुहर हड़प्पा से मिली है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि उन दिनों हमारे हड़प्पा सभ्यता और इराक मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार होता रहा होगा। मुहर मिलने का कारण यही है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर जो है मेसोपोटामिया में मिली है और मेसोपोटामिया की मुहर जो है हड़प्पा सभ्यता में मिली है। इससे तो ये सिद्ध होता है कि दोनों देशों में आपस में व्यापार होते रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे नीचे बॉक्स वाला, आइए जाने व्यापार से होने वाले लाभ। व्यापार से कौन कौन सा लाभ होता है? आवश्यकता अनुसार वो सुंदर और नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आज हम लोग व्यापार जो होता है आवश्यकता अनुसार चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हमारे घर या हमारे पास कोई साड़ी वगैरह बन रहा है परंतु हमें आवश्यकता है शर्ट या पैंट का, तो व्यापार के माध्यम से मिल जाएगा। आगे विचारों का आदान प्रदान होता था, दूसरे देशों के विषय में जानकारी मिलती थी। इस समय जैसे कि दूसरे देशों के विषय में जानकारी मिलती थी, जैसे कि इस समय चीन में 5G टेक्नोलॉजी आ गया है तो भारत में भी 5G टेक्नोलॉजी आएगा। चीन में क्या हो रहा है इसका जानकारी हमें हमेशा मिलता रहता है। दूसरे देश से व्यापार होता है, चीन से भी व्यापार होता है, परंतु हमारा दुश्मन देश है। परंतु क्या करें, हमारे देश में मोबाइल वगैरह नहीं बन पाते हैं, टेक्नोलॉजी उतना नहीं है जिसे मोबाइल वगैरह का। तो चाइनीज मोबाइलें आती हैं जैसे ओप्पो, वीवो, MI है ना, ये सब चाइनीज मोबाइलें हैं जो चीन के माध्यम से मिलता है, व्यापार होता है। परंतु भारतीय जो कंपनियां हैं इसका मोबाइल वगैरह ये सब लेते ही बहुत कम है। जैसे इंटेक्स वगैरह है, भारतीय कंपनी थी परंतु ये बंद हो चुका है क्योंकि उतना उसका सेलिंग ही नहीं होता है। और ओप्पो, वीवो, MI सभी लोग भारतीय लोग लेते हैं जो चाइनीज है कंपनी है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि दूसरे देशों के विषय में जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहती है। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। अगर अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार क्या करेंगे? आगे देखते हैं लिखावट। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का लिखावट था दोस्तों, वह चित्रों जैसा लगता है देखने में। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिखावट है दोस्तों, ओके आज तक विद्वानों ने पढ़ नहीं पाया है। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खुदाई में जो मिलता है इतिहासकारों को, उसके आधार पर ही जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस सभ्यता की लिखावट आज तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेष से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोडी, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, लोथल से मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। आज वर्तमान में लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल से गोदाम, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं नगर निर्माण। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधित अस्त्र शस्त्र न मिलने के कारण यह कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। युद्ध जैसा अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है दोस्तों इस सभ्यता से। इससे यह अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि वे लोग आपस में मिलजुल कर रहते रहे होंगे और राज्य में शांति रहा होगा।
क्योंकि युद्ध जैसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है, तो इससे यही अनुमान लगता है। आगे, नगरों की खत्म होनी, नगरों का खत्म होना, क्यों खत्म हुआ नगर, कैसे खत्म हुआ, इसके बारे में आगे देखते हैं। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बना रहल। अभी हमने शुरुआत में ही बताया 4-5 हजार साल वर्ष पहले, यानी कि आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने थे, वही हमने पहले ही बताया था। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे। ये जो नगर बने थे करीबन 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? बाढ़ आया होगा, उस वहाँ पर भूकंप आया होगा, महामारी आई होगी, आक्रमण कोई हुआ होगा और इन लोग के पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहा होगा, इसका अनुमान लगाया गया है। आग या फिर आर्यों का आना, कुछ भी हो सकता है, इसका अनुमान लगाया गया है। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास हेतु नालियाँ की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की थी। पानी निकालने की व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने मतलब पहले शुरुआत किया था। इसका सर्वप्रथम का मतलब पहले हुआ, सबसे पहले पानियों का निकलने के लिए व्यवस्था हड़प्पा वासियों ने किया था। जैसा कि हमने पहले बताया कि सड़क के किनारे पक्की नालियां बनी थी और सड़क पे बारिश में पानी न डूबे, नालियों के माध्यम से निकल जाए, तो शुरुआत इसका हड़प्पा वासियों ने किया था। आज हम लोग के क्षेत्र में जो भी बड़ी सड़कें बनती हैं उस पे यही है, हर एक सड़कों पे बनती हैं, बड़ी क्या मान जी, हर एक सड़कों पे बनती है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्ष तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। जो हड़प्पा सभ्यता है खत्म हो गया, उसके सैकड़ों 200-300 साल बाद तक भारत में कोई ऐसा नगर नहीं बना था जैसा हड़प्पा सभ्यता था। अब तो 200 साल पहले ही सब शहरीकरण चालू हुआ है, परंतु आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता बना था। करीबन 1000 वर्ष तक ये चला था। उसके बाद मौसम में कोई परिवर्तन आया होगा जो जमीन के अंदर चला गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद करीबन 2-3 हजार वर्ष तक कोई शहरीकरण नहीं हुआ, अब हो रहा है। और भी जानिए, देखते हैं इसमें क्या है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं, ना के बराबर। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ कांस्य का प्रयोग हुआ था, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? हड़प्पा। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। सबसे पहले कपास का उत्पादन कौन किए थे? हड़प्पा वासियों। ये देखिए सब पेपरों में आता है, पूछ भी सकला, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ भी पूछ लेगा कि सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसको दिया गया है, या सबसे पहले कपास उत्पादन कौन किया था? तो हड़प्पा वासी किए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी गई है, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी गई जाती है। सभी भारतीय लिपियां क्या है? दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। जैसे हम यहाँ से लिखेंगे तो लिखना दाएं से चालू किए, बाएं की तरफ जाएंगे, ठीक है। परंतु हड़प्पा वासियों की जो लिपि थी वो बाएं से किससे दाएं थी। हड़प्पा वासियों की लिपि जो थी बाएं से चालू किए, ऐसे ऐसे लिखना चालू किए, ऐसे ऐसे इधर खत्म किए, फुल स्टॉप। परंतु हमारी लिपि इधर से चालू हुई और जाती जाती इधर खत्म हुई। बाएं मतलब दाएं से हमारी लिपि चालू होती है, बाएं की तरफ जाती है, खत्म होती है, फुल स्टॉप। परंतु हड़प्पा वासियों का लिपि बाएं से चालू होकर दाएं की तरफ जाती थी।
इसीलिए हो सकता है विद्वानों ने उसे पढ़ नहीं पाया होगा, इतिहासकारों ने उसे पढ़ नहीं पाया होगा। आगे देखते हैं। शताब्दी, शताब्दी क्या होता है? शताब्दी के बारे में देखते हैं। सभ्यता, मानव सभ्य तब तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाज को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करते हैं। योजना, योजना क्या होता है? किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना, इसे योजना कहते हैं। जैसे कि आज योजना के तहत अगर कोई घर बनाना होगा, पहले नक्शा निकलवाएंगे, इसे योजना कहते हैं। कोई कार्य करने के पहले पहले उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे कैसे किया जाएगा, इसे योजना कहते हैं। या फिर किसी के शादी विवाह होगा तो सबका लिस्ट बनाएंगे, शादी विवाह लगा तो फिर उसका कार्ड छपवाएंगे, उसके बाद सबका लिस्ट बनाएंगे कि इनको 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 कार्ड देना है, तो इसे योजना कहते हैं। आगे शताब्दी, शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों का समय, जैसे 2002 से 21वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ है। 100 वर्षों का समय, इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है, इसका प्रारंभ कब से हुआ है? 2002 से, इसे शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों का समय 2002 से 21वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ है, इसे याद रखिएगा। आगे विश्व की प्राचीन सभ्यता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत का सभ्यता है, ऐसा ही अन्य देशों में भी बहुत सभ्यताएं हुए थे, जैसे कि मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, चीन की सभ्यता, कीट की सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये हमारा सभ्यता है। ऐसा ही कीट का सभ्यता, चीन का, मेसोपोटामिया, मिस्र वगैरह वगैरह, इस सब का भी सभ्यता था। देखिए जो पीला रंग में है ये हमारा सिंधु सभ्यता है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता था। और ये जो कीट वाला सभ्यता है यहाँ पर चीन कीट की सभ्यता थी, ये देखिए कीट की सभ्यता है। और ये जो चीन की सभ्यता है, देखिए ये चीन की सभ्यता यहाँ पे है, ये चीन की सभ्यता है। अब मिस्र की सभ्यता, ऐसा ही मिस्र की सभ्यता भी हो रहा होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता, देखिए ये यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसे ही बहुत सारी सभ्यताएं थीं। आगे देखते हैं इस सब सभ्यताओं का समय काल। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता दजलत फरात नदी के किनारे विकसित हुई। देखिए 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है, जिसे आप लोग तो कंफ्यूज होंगे, 5000 के बाद 6000 7000 आना चाहिए, लेकिन 2000 आ रहा है, ये क्या होता है? देखिए ईस्वी जो होता है आगे बढ़ता है, जैसे 2002 इस समय 2023 चल रहा है, फिर 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा। परंतु यही ईसा पूर्व में अगर देखेंगे तो 2023 के बाद 2022 आएगा, फिर 2021 आएगा, 2020 आएगा। ईसा पूर्व जो होता है पीछे की तरफ घटता रहता है और ईस्वी आगे की तरफ बढ़ता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसे लिखना हो तो लिख लीजिए कि ईस्वी आगे की तरफ बढ़ता है, ईसा पूर्व पीछे की तरफ घटता है। पुरानी चीजें अगर पढ़ेंगे तो ईसा पूर्व में ही रहता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी का प्रारंभ हुआ है, उसके पहले ईसा पूर्व था, विक्रम शताब्दी था वगैरह, ये सब। आगे देखते हैं जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इनकी भी देखिए लिपि चित्रात्मक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले लोग को। और जिगुरत क्या होता है? जिगुरत देखिए यही है, ये जो है जिगुरत है, ये जिगुरत है। इसमें क्या होता था, वह पवित्र स्थान था जहां पर नगर का देवता निवास करता था, इसे जिगुरत कहते थे। देखिए यह जिगुरत जो है, यह जिगुरत लगभग 21 मीटर ऊंचा है, 21 मीटर ऊंचा यह जिगुरत है। ये लोग देखिए मस्जिद में जाते लोग हैं, इस सब मस्जिद में जा रहे लोग, ये सीढ़ियाँ बनी हैं,
इस सीढ़ियों के माध्यम से लोग ऊपर जाते हैं और देवता का पूजा करते हैं। आगे देखते हैं पिरामिड, फरात नदी, ये दजला नदी है। ये सब पिरामिड बना है, फरात नदी यही है। आगे देखते हैं मिस्र की सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता है। मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये भी सभ्यता चला था। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों की संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। देखिए दोस्तों, इस सभ्यता का नियम देखिए, अगर कोई लोग अगर गुजर गया या फिर किसी लोग का मृत्यु हो गया तो उसके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगा देते थे। उसके बाद मुलायम कपड़ों से उसे ढक देते थे। उसके बाद उन लोगों को, उसे मम्मी कहते हैं, उन लोगों को इसी पिरामिडों में रखते हैं। ये जो पिरामिड दिख रहा है इसमें उन लोगों का शरीर का शव को रख कर पैक कर देते थे। इन लोगों का अलग सभ्यता है, अलग नियम है, इन लोगों का रख देते थे। उसके बाद उस जो शव रख देते थे उसके बाद उसके प्रयोग में जो वस्तुएं आती थी उस सब वस्तुएं भी रख देते थे। खाना पीना जो भी है इच्छा होता था वो भी रख देते थे। इन लोगों का धार्मिक विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी लोग इसका उपयोग करेगा। इन लोगों का धार्मिक विश्वास था यह। आगे कीट की सभ्यता। यह है कीट की सभ्यता। कीट सभ्यता यह 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला। 3000 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का आरंभ हुआ, 1500 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद भी ये भी सभ्यता विलुप्त हो गया। इसे महाद्वीपीय सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। भैरल सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तन भी मांग दूसरे देशों में भी थी। इस सभ्यता की जो बर्तन थी वह सुंदर आकृति में थी, इस चीज़ के कारण अन्य देशों में उसका मांग होता था। देखिए ये सब बर्तन है ना, देखिए कितना सुंदर है। बनाने के बाद ऊपर कितने अच्छे डिजाइन किया गया है, जिसके कारण अन्य देशों में इस बर्तनों का मांग होता था। अपने बर्तन से यह अधिक फेमस भी है, जैसे बनारसी साड़ी के लिए है, आगरा ताजमहल के लिए है। ये सब ऐसा ही यहाँ के बर्तनों के लिए यह फेमस था। अब आगे देखते हैं चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व तक यह पूर्व में इसका आरंभ हुआ होगा। इस सभ्यता का यह सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे विकसित हुआ था। साटन के कपड़े तथा साटन के कपड़े लिखा है, या तो काटन का हो रहा होगा या फिर लिखने में कोई दिक्कत हुआ होगा, प्रिंट करने में। चलिए काटन के कपड़े मान लेते हैं, या फिर साटन भी एक होता है। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। साटन के कपड़े यानी काटन के कपड़े और बांस के कपड़े, साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सर्वप्रथम चीन ने शुरू किया था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन के लोग कांस्य के बने बर्तन में भोजन करते थे। यह देखिए कांस्य का बना बर्तन है, इसमें चीन के लोग भोजन करते थे। और सर्वप्रथम लिखना कागज का प्रयोग चीन ने किया था। यही हवागहो नदी है। यह देखिए चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द है, किताब है। यह बांस की बनी चीनी किताब है, बांस की बनी हुई है चीनी किताब, चाइनीज। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता
अर्धनगरी सभ्यता, तो दोस्तों नगरी सभ्यता थी, नगरी। आगे हड़प्पाकालीन नगर बसे हुए थे, बस हड़प्पाकालीन नगर बसे थे, आजकल के गांव की तरह नहीं, गांव की तरह नहीं थे, टेढ़ी मेढ़ी गलियों की में नहीं, एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित योजना के अनुसार वो सब हड़प्पा का नगर बसा हुआ था, हड़प्पाकालीन नगर बसे थे। आगे रिक्त स्थान भरिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला होगा यहाँ पे, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में और कालीबंगा राजस्थान राज्य में है, स्थित है, लिखा भी है। व्यापार इराक और सिंधु नद घाटी के शहरों के बीच होता था, व्यापार इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच में होता था, होत रहल। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।